हेलो स्टूडेंट्स। हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टाइम तक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। आज हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। संरूपण समावयवता। संरूपण समावयवता क्या है? यदि दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध हो और वो मुक्त घूर्णन संभव हो तो इस घूर्णन के कारण यौगिक के अनेक विन्यास प्राप्त होते हैं। इन विन्यासों को कॉन्फर्मेशन समरूपण कहते हैं और इस समावयवता को कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इन स्वरूपणों का ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, अतः सामान्य ताप पर ये एक दूसरे से तेजी से बदलते हैं। संरूपण की संरचनाओं का प्रदर्शन। न्यूमन प्रक्षेपण और साहर्स प्रक्षेपण, दो तरह से हम इन स्वरूपणों को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें न्यूमन प्रक्षेपण में कार्बन कार्बन के प्रति इस प्रकार देखा जाता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन को ढक देता है और अपने तीनों बंधों वाला पूरा समूह दिखाई देता है। पीछे वाली कार्बन अपने तीन बंधों के साथ आंशिक रूप से दिखाई देती है। जैसे ये दिखाया, सामने वाली कार्बन को इस तरह से उसकी वैलेंसी और पीछे वाली कार्बन की इस तरह से संयोजकता दिखाते हैं। तो सहार सूत्र में दो तरह से कार्बन कार्बन बंध को इस तरह से देख रहे हैं कि एक कार्बन, एक इसके पीछे कार्बन, ये आगे के कार्बन पे लगे हाइड्रोजन और ये पीछे की कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन। अब यदि इसके सिंगल बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन के सिंगल बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो ये जो दो संयोजकताएं हैं ये हमको इधर से देखने पर एक के ऊपर एक दिखाई दे रही हैं। यदि हम इसको रोटेट करते हैं वापस तो हमको ये इस तरह से दिखाई देती है। तो कार्बन कार्बन को रोटेट करने पर हमको संरचना हाइड्रोजन किस तरह से दिखाई देती है। ये चित्र न्यूमन प्रक्षेपण का सूत्र दिखा रहा है और ये चित्र सोहास प्रक्षेपण का सूत्र दिखा रहा है। इसमें देखते हैं एक कार्बन दूसरी कार्बन और इन पे लगे हुए ये H, ये ऐसे इस तरह से एक कार्बन से दूसरी कार्बन पर लगे H इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम घुमा देते हैं तो ये H की पोजीशन चेंज होकर नेक्स्ट पोजीशन आ गई। तो इस तरह से हम सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन करके कार्बन कार्बन को रोटेट करके संरचना को दिखाते हैं। इसमें क्या है, दो तरह के रूप मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं हमको। अगर हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन दिखाई देती है, आगे वाली कार्बन और पीछे वाली कार्बन में हाइड्रोजन ठीक हाइड्रोजन के सामने आती है तो इसको हम इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। ये अनस्टेबल होता है। लेकिन यदि एक कार्बन का प्रत्येक हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच रहता है तो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं तो ये स्थायी होता है सबसे ज़्यादा और इसको हम स्टैगर्ड रूप कहते हैं। गौचे और विषम तलीय स्वरूपण से स्वरूपित ग्रसित तथा संतरित रूप के बीच में होता है। अब ये इस तरह से हम देखते हैं कि जब सिंगल बॉन्ड पर हम कोई रोटेशन करते हैं तो हमें दो तरह की संरचना मिलती है, एक स्टैगर्ड और एक इक्लिप्स। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि हमको कैसे संयोजकताएं मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इथेन के समावयवी संभव हैं क्या, तो आप एक बार को तो कहेंगे कि नहीं, इथेन के समावयवी संभव नहीं है, किंतु इथेन के कन्फर्मेशनल समावयवी संभव हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये इथेन है, एक कार्बन और दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन पे हाइड्रोजन है तो एक कार्बन की हाइड्रोजन को हमने H से रिप्रेजेंट किया है और दूसरी कार्बन के हाइड्रोजन को हमने A, B और C से रिप्रेजेंट किया। तो एक कार्बन को स्थिर रखते हुए जब हम दूसरी कार्बन के सिंगल बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो यहाँ जो HA था वो यहाँ आ गया, है ना। अगली बार में हमने देखा कि ये HA यहाँ आ गया, इससे अगली बार में हमने रोटेट किया तो ये HA यहाँ आ गया, फिर हमने 240 डिग्री पर रोटेट किया तो ये वाला HA यहाँ आ गया, फिर आगे हमने इसको रोटेट किया तो यहाँ जो HA था वो यहाँ आ गया। तो इस तरह से आप इस HA की पोजीशन को देखें तो ये पूरे 360 डिग्री पर घूमती है और इसके बाद अगर हम रोटेट करते हैं तो ये प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो इथेन का वो विन्यास जिसमें आगे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु के ठीक सामने आते हैं उसको हम इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं।
तो यदि आगे वाले कार्बन को स्थिर रखकर पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री पर घुमाया जाए और हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु के ठीक बीच में आती है, तो इस तरह के विन्यास में न्यूनतम प्रतिकर्षण पाया जाता है और इस विन्यास को हम स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अतः आगे वाले कार्बन को स्थिर रखकर पीछे वाले कार्बन को घुमाने पर 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री के मानों पर इक्लिप्स फॉर्म और 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री के मानों पर स्टैगर्ड फॉर्म पाई जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ईथेन में इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड आइसोमर मिलते हैं और इन दोनों में सिर्फ 3 किलो मीटर ऊर्जा का अंतर होता है और इनको पृथक करना बहुत अधिक होता है। इनका अगर हम ऊर्जा का ग्राफ खींचे तो हम पाते हैं कि ये यहाँ पे ऊर्जा 0 डिग्री पर ग्रसित फॉर्म है, यहाँ पर ग्रसित, यहाँ पर स्टैगर्ड की ऊर्जा न्यूनतम, फिर ग्रसित, फिर स्टैगर्ड, फिर ग्रसित, फिर स्टैगर्ड, फिर ग्रसित। तो ग्रसित का ऊर्जा अधिक होती है और स्टैगर्ड की ऊर्जा निम्न होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ईथेन में 2 प्रकार के समावयवी पाए जाते हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। इसी तरह से आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे प्रोपेन के विभिन्न समावयवियों का उदाहरण देखते हैं। तो हमने जब प्रोपेन बनाई, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो 1 कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए, 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप स्ट्रक्चर में देखिए कि ये 1 कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन, 1 कार्बन पे 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन। अब हम यहाँ से इसको रोटेट करते हैं 0 डिग्री से 60 डिग्री पर, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो मीथेन था वो इस तरफ आ जाता है। अगले स्ट्रक्चर में ये यहाँ का मीथेन यहाँ आ गया, उसके अगले स्ट्रक्चर में 180 डिग्री पे ये सेंटर में आ गया, फिर ये वापस इस जगह पर आ गया, फिर इस जगह से वापस इस जगह पर आ गया। इस प्रकार द्विफलकीय कोण का मान 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री पर होता है, तो उसको हम इक्लिप्स स्ट्रक्चर कहते हैं और 60, 180 और 300 डिग्री पर अगर स्ट्रक्चर है तो हम उसको स्टैगर्ड कहते हैं। अगर हम ब्यूटेन का स्वरूपण देखें तो जब इथेन के 2 हाइड्रोजन परमाणु को मैथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो ब्यूटेन बनता है। ब्यूटेन में हम देखते हैं कि हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 2 मीथेन ग्रुप आएंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 मीथेन ग्रुप इस तरह से व्यवस्थित हैं। मीथेन के ऊपर मीथेन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर ये पूर्ण रूप से ग्रसित संरचना है। अब हम इसको 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो मीथेन से मीथेन इस तरह से दूर हो जाता है। फिर आगे रोटेट करते हैं तो वापस मीथेन इस हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद मीथेन हाइड्रोजन के बीच में, फिर वापस मीथेन हाइड्रोजन के ऊपर, फिर वापस मीथेन यहाँ पर, तो यहाँ पर मीथेन पास में। तो इन संरचना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पहली संरचना में मीथेन के बिल्कुल करीब है, दूसरी संरचना में मीथेन आपस में करीब है और तीसरी यही संरचना यहाँ पर है, इसमें भी मीथेन आपस में करीब है। उसके बाद तीसरी संरचना में मीथेन और हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर है। चौथी संरचना में हम देखते हैं कि मीथेन और हाइड्रोजन एक दूसरे के वापस सेम, ये और ये संरचना सेम है। उसके बाद वापस ये और ये संरचना सेम है। अगली संरचना में मीथेन और मीथेन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पर हम इस संरचना को तो कहते हैं जिसमें मीथेन के ऊपर है पूर्ण रूप से इक्लिप्स्ड, और इस संरचना को जिसमें मीथेन के अपोजिट है पूर्ण रूप से स्टैगर्ड कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्यूटेन में 4 तरह के आइसोमर पाए जाते हैं। पास यहाँ पर हमको 4 तरह के आइसोमर कैसे मिलते हैं। सबसे पहला ए पूर्ण रूप से ग्रसित, और उसके बाद बी संरचना स्टैगर्ड, उसके बाद सी संरचना इक्लिप्स्ड, उसके बाद डी संरचना पूर्ण रूप से स्टैगर्ड, उसके बाद इक्लिप्स्ड, उसके बाद स्टैगर्ड और उसके बाद वापस प्रथम संरचना के तरह के स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्यूटेन में हमको 4 तरह की संरचना मिलती है, ग्रसित, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड और फुल्ली स्टैगर्ड। इसी तरह से हम आगे देखते हैं साइक्लोहेक्सेन में कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्सेन के केस में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको एक चेयर फॉर्म और एक बोट फॉर्म के रूप में ये मिलता है। यहाँ पर आप साइक्लोहेक्सेन की संरचना देखते हैं, ये चेयर फॉर्म है और ये बोट फॉर्म है। कुर्सी रूप को आसानी से कमरे के ताप पर चेयर फॉर्म को हम बोट फॉर्म में बदल सकते हैं। यहाँ कुर्सी रूप में आसन कमरे की ताप पर एक अन्य कुर्सी स्वरूपण में भी परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये ऊपर की तरफ है और यहाँ पर हमने बॉन्ड को अगर मूव करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन की पोजीशन को अलग तरह से देखते हैं। इसी तरह से हम बोट फॉर्म में देखते हैं तो C1 और C4 के हाइड्रोजन परमाणु के बीच में द्रव होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण बहुत अधिक पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नौका स्वरूपण की ऊर्जा कुर्सी स्वरूपण से अधिक होती है और साइक्लोहेक्सेन में नौका स्वरूपण और कुर्सी स्वरूपण पाया जाता है। अब हम देखें कि अगर यहाँ पर सिंगली सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन हो, जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनोमेथिल साइक्लोहेक्सेन एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो साइक्लोहेक्सेन पर, तो अक्षीय स्वरूपण में मीथेन और C4 पर बंधित हो और C2 और C6 पर हाइड्रोजन निकटवर्ती उपस्थित हो, तो इनमें हम देखते हैं कि अक्षीय CH3 हाइड्रोजन से 1.3 स्थिति के बीच होने से इंटरनल रिएक्शन बढ़ती है और इस प्रकार अक्षीय स्वरूपण की ऊर्जा 1.8 किलो कैलोरी से अधिक हो जाती है। अक्षीय मैथिल साइक्लोहेक्सेन के न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र को इस तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि C1 पर उपस्थित मैथिल समूह तथा वलय के C2 और C3 के बीच अंतरक्रिया होती है। इसी प्रकार गाउचे अंतरक्रिया C1 के मैथिल समूह और C5 और C6 के बीच में पाई जाती है। गाउचे अंतरक्रिया के अणु की ऊर्जा का मान 0.9 किलो कैलोरी बढ़ जाता है, अतः अक्षीय स्वरूपण को ऊर्जा निरीक्षण 1.8 किलो कैलोरी अधिक होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में इस तरह से समावयवी मिलते हैं। अब सूत्र लिखने की जो तरीका है, कि सूत्र आप अगर इस तरह से लिखते हैं तो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला ये कहलाता है। इसमें केंद्रीय परमाणु को कागज के तल के लंबवत रखा जाता है। कागज के तल के नीचे वाले समूह को टूटी हुई रेखा से और कागज के ऊपर वाले समूह को ब्लैक रेखा से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी तरह से हम सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, कागज के त्रिविम अणुओं की संरचना को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसमें हम देखते हैं परमाणु को एक तल में प्रक्षेपित किया जाता है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा से जुड़े कागज के तल के पीछे और क्षैतिज रेखा से जुड़े समूहों को कागज के तल के बाहर की ओर दर्शाया जाता है। तो ये लैक्टिक अम्ल का प्रक्षेपण सूत्र है। तो इसमें हम तल के पीछे और तल के बाहर के समूहों को इस तरह से दर्शाते हैं। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। विन्यास और स्वरूपण में क्या फ़र्क पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि स्वरूप विन्यास क्या है, कि विन्यास किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं और समूहों का आपेक्षिक व्यवस्था विन्यास कहलाती है। और सी सिंगल बॉन्ड सी पर जब हम रोटेट करते हैं और हमको नई व्यवस्था मिलती है तो उसको हम संरूपण कहते हैं। एक समावयवी के परमाणु या समूहों की त्रिविम स्थिति निश्चित होती है। इसमें परमाणु या समूह की स्थिति में परिवर्तन होता है। यहाँ एक विन्यास का दूसरे विन्यास में परिवर्तन बंध विखंडन होता है। यहाँ अंतर परिवर्तन आसानी से होता है तथा समावयवी सामान्य ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इन समावयवों की ऊर्जा का अंतर अधिक होने के कारण इन्हें पृथक किया जा सकता है। इनकी ऊर्जा का अंतर अधिक नहीं होता, अतः इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। ये समावयवी किरल कार्बन की उपस्थिति के कारण ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं या डबल बॉन्ड के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। और ये समावयवी सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष घूर्णन से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विन्यासी समावयवता और संरूपण समावयवता में क्या अंतर है। तो आज हमने एक मुख्य रूप से नया आइसोमर देखा, जिसको हमने संरूपण आइसोमर
कहा। इसमें हम दो तरह के सूत्र क्लिप्त और स्टैगर्ड के बारे में पढ़ा, दो तरह के सूत्र का न्यूमैन प्रक्षेपण और सुहास सूत्र के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, इथेन में संरूपण, उसके बाद प्रोपेन में संरूपण, उसके बाद ब्यूटेन में संरूपण, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन में आइसोमेरिज्म, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड में आइसोमेरिज्म, और उसके बाद इनके स्ट्रक्चर, और अंत में हमने कैसे हम दो तरह से सूत्र लिखते हैं, और अंत में हमने देखा विन्यासी और सर्वरूपणी समावयवताओं में अंतर क्या है। तो इस प्रकार ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा यूनिट समावयवता स्टीरियो केमिस्ट्री आपका समाप्त होता है। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।